गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुलक के इस अध्याय में अब हम कुछ महत्वपूर्ण बहुलकों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक एक करके उनके बारे में पढ़ेंगे। उसमें उनके मध्य क्या रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, क्या उनकी संरचना होती है, किसी भी बहुलक की कौन सी एकलक इकाई होती है और उसको किस प्रकार से बनाया जाता है। आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किसी भी बहुलक की एकलक इकाई क्या है। ठीक है, उस एकलक इकाई से वो बहुलक का निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है, एक बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, दूसरी आपको ये पता होना चाहिए कि उस बहुलक का उपयोग क्या है। बस यही परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रबर के बारे में। ठीक है, रबर का आप नाम अच्छी तरह आपने सुना हुआ है। रबर जो होता है वो दो प्रकार से पाया जाता है, एक प्राकृतिक रबर होता है और एक सिंथेटिक रबर होता है, यानी कि मानव निर्मित रबर होता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसको। सबसे पहले लिखा हुआ है प्राकृतिक रबर। इसे प्रत्यास्थ बहुलक भी कहते हैं क्योंकि इसे खींचा जा सकता है। यह रबर के पेड़ हेबिया ब्रेसियोलेंसिस घटा पर्चा से प्राप्त किया जाता है। ये इसका बॉटनिकल नेम है। ठीक है, वहाँ से इसको प्राप्त किया जाता है। रबर के पेड़ से प्राप्त दूध जिसे पदार्थ को शीर या लेटेक्स कहते हैं, तो आपने छोटी क्लासों में लेटेक्स नाम सुना होगा, उसी से प्राकृतिक रबर प्राप्त किया जाता है। संरचना देखिए प्राकृतिक रबर की क्या होती है। इसकी एकल इकाई, ठीक है, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि इसकी एकलक इकाई आइसोप्रीन होती है। एकलक इकाई का नाम क्या है? आइसोप्रीन। और उस आइसोप्रीन की संरचना जो है वो ये रही। ठीक है, और इसका जो IUPAC नामांकन जो हम देखेंगे वो क्या होता है इसका, ये तो है इसका सामान्य नाम आइसोप्रीन, और ये है इसका IUPAC नाम, और दोनों की जो संरचना है वो ये दे रखी है। ठीक है, संरचना में अगर हम बात करें तो संरचना में देखो आप आइसोप्रीन, इसमें शब्द आ रहा है। आइसो शब्द किसके लिए लगाया जाता है? आइसो शब्द लगाया जाता है जब द्वितीय कार्बन पर ब्रांचिंग होती है, तो CH3 समूह लगा हुआ है। ठीक है, और आइसोप्रीन लगा है 2-मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन। 1,3 ब्यूटाडाइन की सेकंड कार्बन पर मेथिल समूह लगा हुआ है। ये वाला मेथिल समूह उसके सेकंड कार्बन पर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला सेकंड कार्बन है। अब देखो इसके आपको क्या करना है, किस प्रकार से इसका निर्माण किया है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके हमने क्या ले लिए? N अणु ले लिए हमने इसके। ठीक है, N अणु हमने इसकी ले लिए। अब देखो ये वाली एकल इकाई यहाँ पर भी है, दूसरी एक यहाँ पर भी होगी, तीसरी यहाँ पर भी होगी, चौथी यहाँ पर भी होगी, एक इसके इधर भी होगी। इस तरीके से एक लाइन में उपस्थित हैं सारे के सारे एकल इकाइयाँ आइसोप्रीन की। होता क्या है, इसमें मुक्त मूलक क्रियाविधि होती है, और ये वाला जो पाइबंद बन रहे हैं, ये दो पाइबंद बन रहे हैं, एक ये वाला बन रहा है डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड ये बन रहा है। इन डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा एक पाई है, एक सिग्मा एक पाई है। पाइबंद दुर्बल होता है वो टूट जाता है। ठीक है, तो दोनों में से एक एक पाइबंद टूट जाता है। उससे क्या होता है देखो आप, जब इन दोनों से एक पाइबंद टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलेगा। ठीक है, तो हर कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एक बंद के टूटने से दो इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। अब क्या होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होते हैं, एक इस कार्बन पर, एक इस कार्बन पर, एक इधर और एक इधर, ये आपस में जुड़ते हैं। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इधर जो उपस्थित कार्बन की श्रृंखला है उसके भी पाइबंद टूटेंगे, उसके पाइबंद टूटेंगे तो उसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ जाता है ऐसे। फिर ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, जो सिंगल बंद के ऊपर उपस्थित हैं ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। ये वाला इधर से जुड़ जाता है, तो जहाँ पर एकल बंद था वहाँ द्विबंध आ जाता है, जहाँ द्विबंध था वहाँ एकल बंद आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से बहुलीकरण की अभिक्रिया द्वारा इसमें आइसोप्रीन से पॉली आइसोप्रीन बनता है, और वो पॉली आइसोप्रीन की संरचना यहाँ दे रखी है, ये रही पॉली आइसोप्रीन। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ N अणु ले लिए हैं, मतलब कि इसके ये जो यौगिक था एकल इकाई, इसके यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, इधर एक बंद लगा दिया क्योंकि इधर भी बंद बना रहा है ये एकल इकाई से, इधर एक बंद लगा दिया क्योंकि उधर भी एक बंद बना रहा है एकल इकाई से, और इस प्रकार से जहाँ एकल बंद था वहाँ द्विबंध, और जहाँ द्विबंध था वहाँ एकल बंद आ गया है, और पॉली आइसोप्रीन का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक रबर की संरचना है और उसके बहुलक का निर्माण है। अब आता है रबर का वल्कनीकरण। ठीक है, प्राकृतिक रबर गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है, ये इसकी कमी है प्राकृतिक रबर की। अतः इन गुणों में वृद्धि करने के लिए प्राकृतिक रबर को सल्फर पाउडर के साथ 315 से 450 केल्विन पर गर्म करने की क्रिया को वल्कनीकरण की क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार हम प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उसका वल्कनीकरण किया जाता है। तो उसके लिए आपको दो चीज़ पता होनी चाहिए वल्कनीकरण के लिए। एक तो आपको होना चाहिए कि इसमें सल्फर का पाउडर मिलाते हैं, और एक इसका तापमान पता होना चाहिए। बस ये दोनों चीज़ें पता है आपको, तो खाली आपको ये लिखना है कि सल्फर पाउडर के साथ में प्राकृतिक रबर को इतने तापमान पर गर्म करने की प्रक्रिया को रबर का वल्कनीकरण कहते हैं। ठीक है, अपन पढ़ते हैं संश्लेषित रबर। संश्लेषित रबर का मतलब एक तो था प्राकृतिक, एक है संश्लेषित रबर। ठीक है, वो क्या होता है देखिए, संश्लेषित रबर का जो पहला यौगिक है, पहला जो संश्लेषित रबर है वो है SBr। पहला कौन सा है? SBr। इसका पूरा नाम है स्टाइरिन ब्यूटाडाइइन। SBr का पूरा नाम है स्टाइरिन ब्यूटाडाइइन रबर।
ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। और इसका दूसरा नाम है जो जिस नाम से ये जाना जाता है वो है ब्यूना एस। ब्यूना एस के नाम से ये जाना जाता है, ये लिखा हुआ है ब्यूना एस। ठीक है, तो परीक्षा में भी ब्यूना एस के नाम से आएगा, ये ध्यान रखना। देखिए इसकी जो एकली इकाई होती है ना वो क्या होती है, 1,3 ब्यूटाडाइन और एक स्टाइरिन, दो इसकी एकली इकाइयाँ हैं। आपको ये दोनों याद रखनी है और उनकी संरचनाएं भी याद रखनी है। ये तो है 1,3 ब्यूटाडाइन जो कि इसका रासायनिक नाम है, IUPAC नाम है। और स्टाइरिन क्या होता है, देखो इथीन जो है ना, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है आपकी इथीन। इस इथीन का एक लास्ट वाला CH2 में से एक हाइड्रोजन अगर हम हटा दें, ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया और इसकी जगह मैंने बेंजीन वाले लगा दी, तो ये बन जाता है स्टाइरिन। ठीक है, वो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है स्टाइरिन। ये तो है आपके सामने स्टाइरिन। ठीक है, और ये है आपके सामने 1,3 ब्यूटाडाइइन। इन दोनों की जब आपस में क्रिया होती है तो वही मैंने आपको जो ऊपर बताया वही होगा, एकल इकाई आपस में जुड़ेगी। इसकी भी N इकाइयाँ हैं, इसकी भी N इकाइयाँ हैं। ये एक बार ये आएगी, फिर एक बार आएगा, फिर इस तरफ वापस ही आ जाएगा, फिर इसके आगे वापस ही आ जाएगा। इस प्रकार ये एकांतर क्रम में होंगे और आगे से आगे जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया हो रही है, योगात्मक बहुलीकरण अभिक्रिया हो रही है, जो हमने कल पढ़ी थी। अब देखो योगात्मक बहुलीकरण अभिक्रिया में जब ये अभिक्रिया होती है तो इसमें कोई पाई बंद टूटेगा और आपस में जुड़ेंगे। ये तो जहाँ पे एकल बंदे वहाँ दुई बंद, जहाँ दुई बंदे वहाँ एकले बंद आ जाएंगे। तो आप इस पूरी संरचना में देख सकते हो वही हो रहा है। ठीक है, और बेंजीन वगैरह जैसे लगी हुई थी इस कार्बन पर, वैसी की वैसी इस कार्बन पर लगी हुई रहेगी। लास्ट में हमको यहाँ N लगाना है, क्योंकि दोनों के N अणु यहाँ भाग ले रहे हैं इसलिए। तो ये जो यौगिक बन रहा है, इस यौगिक का नाम है ब्यूना एस। एस का मतलब है स्टाइरिन। ठीक है, इसलिए इसका नाम आया है ब्यूना एस, मतलब स्टाइरिन। तो आपको परीक्षा में क्या पूछा जाएगा कि ब्यूना एस का निर्माण कीजिए और दो उपयोग बताइए इसके। तो आपको इस प्रकार से ये पूरा ब्यूना एस का निर्माण बताना है, पूरी रासायनिक अभिक्रिया बतानी है और इसके दो उपयोग जो हैं वो इस तरीके से हमको लिखने हैं। इसे टायर, जूतों के सोल, बेल्ट आदि बनाने में उपयोग में लिया जाता है। दूसरा संश्लेषित रबर है आपके PIB। PIB की जो फुल फॉर्म है पॉली आइसोब्यूटाइलिन। ठीक है, पॉली आइसो और इससे बनेगा ब्यूटाइलिन, पॉली आइसोब्यूटाइलिन। एक लगी है इसकी आइसोब्यूटाइलिन। आइसोब्यूटाइलिन इसकी क्या है, एकली इकाई। इसके आगे जब पॉली बन जाएगा तो बन जाएगा पॉली आइसोब्यूटाइलिन। देखो इसका निर्माण क्या है, ये है आइसोब्यूटाइलिन। क्या ये आइसोब्यूटाइलिन, एकली इकाई। इसके N अणु भाग ले रहे हैं। ठीक है, इसकी जब ये N अणु भाग लेंगे तो इसकी ये पूरा एक यहाँ पर एक यौगिक उपस्थित है, इसका एक दूसरा यहाँ पर होगा, एक तीसरा यहाँ पर होगा, चौथा यहाँ पर होगा। तो ये वाला द्विबंध टूटेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ मुक्त होगा। आगे वाली इकाई से एक इधर जुड़ेगा, एक इधर जुड़ेगा। इस प्रकार से इसमें PIB का निर्माण होगा, पॉली आइसोब्यूटाइलिन। तो हमने यहाँ N अणु लगा दिए जो कि ये बताएंगे कि ये वाली जो पूरी चैन इसमें इस श्रृंखला का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। क्या उपयोग इसका, इसमें टायर की धारियाँ और बास्केटबॉल बनाई जाती है। ठीक है, तो बास्केटबॉल का जो ब्लेडर आता है, बास्केटबॉल का जो रबर है वो इसी का बना हुआ होता है। अब आता है आपके ब्यूना N। ठीक है, ब्यूना N पहले हमने पढ़ा था ऊपर ब्यूना S। इसकी एक इकाई क्या है, 1,3 ब्यूटाडाइन जो ब्यूना S की भी थी, और एक्रिलोनाइट्राइल, ये इसकी एक दूसरी इकाई उसको वहाँ पर थी S फॉर स्टाइरिन, यहाँ पर है N फॉर नाइट्राइल। ठीक है, वहाँ पर देखो क्या हो रहा था कि CH2 डबल बॉन्ड CH में इस जगह पर बेंजीन वाले आ रही थी, लेकिन यहाँ पर बेंजीन वाले के स्थान पर क्या आ रहा है, एक साइनाइड समूह आ रहा है जिसको IUPAC में नाइट्राइल कहते हैं। यह अभिक्रिया परोक्ष उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। इन दोनों के जुड़ने पर जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ एकल, जहाँ एकल बॉन्ड है वहाँ डबल बॉन्ड आएगा। ये बात मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये दोनों के जुड़ने पर पाई बंद टूटते हैं, मुक्त मूलक बनते हैं, और वो मुक्त मूलक आपस में जुड़ते हैं जब, तो उससे यौगिक का निर्माण होता है। ये आपके क्या बन गया, ब्यूना N बन गया। ये पूरा ब्यूना N आ जाएगा। आपको केवल क्या करना है, दोनों को जोड़ना है बस। यह पेट्रोल, स्नेहक तेल व कार्बनिक विलायकों के लिए प्रतिरोध होता है, अतः इसका उपयोग टैंक व तेल आदि को सील करने में किया जाता है। जैसे आपने किसी डब्बे में तेल भरा है ना, फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बड़े बड़े जो कंटेनर होते हैं उनमें तेल भरते हैं, तो उसको वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो वो फैले नहीं, तो उसको सील पैक किया जाता है। तो सील पैक करने के लिए ब्यूना N का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड नंबर का पॉलीमर आता है आपके, बहुलक आता है पॉलीथीन। एक रबर पूरा हो गया है, अब आता है आपके पॉलीथीन। पॉलीथीन दो प्रकार की होती हैं, एक होती है LDP, दूसरी होती है HDP। LDP का नाम है अल्प घनत्व पॉलीइथीन। ठीक है, और HDP का क्या हो जाएगा, उच्च घनत्व पॉलीइथीन, हाई डेंसिटी पॉलीइथीन, और उसका हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक इकाई क्या है इसकी, दोनों देखो, चाहे हम LDP पढ़ें, चाहे हम HDP पढ़ें, दोनों की रासायनिक अभिक्रियाएँ समान हैं, उपयोग इनके अलग अलग है, दोनों एक ही प्रकार से बनेगी, एकलक इकाइयाँ दोनों समान हैं। ठीक है, इनके जो बहुलक बनेंगे उनकी संरचनाएं भी समान है, केवल इनको बनाने में जो उत्प्रेरक, तापमान और दाब काम में लिया जाता है ना, वो अलग अलग है बस।
दोनों की एकल इकाई क्या है, इथीन है, इसकी भी इथीन है, एलडीपी की भी और एसडीपी की भी इथीन। देखो ये अभिक्रिया लिखी हुई है, मैं आपको दोनों साथ में बताता हूँ, अगर आपको नज़र आ रही है तो देखो आप, ये वाली है आपके किसके लिए, एलडीपी के लिए है ना, और ये वाली है एसडीपी के लिए है ना। दोनों में देखो आप एकल इकाइयाँ समान है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दोनों की एकलक इकाइयाँ जो हैं वो समान है, इसकी यहाँ पर भी समान है, यहाँ पर भी समान है। केवल अभी आप रासायनिक अभिक्रिया देखिए और कुछ मत देखिए। और ये आपके एलडीपी, इसका भी उत्पाद समान है, इसका भी उत्पाद समान है। अंतर कहाँ पर आ रहा है, देखिए यहाँ पर आ रहा है दाब 1000 से लेके 200 वायुमंडलीय दाब, 1000 से लेके 2000 वायुमंडलीय दाब आ रहा है यहाँ पर, और परोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति आ रही है। केवल यही चाहिए तो अल्प घनत्व पॉलीथीन बन जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर 6 से 7 वायुमंडलीय दाब की अभिक्रिया होती है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्प्रेरक जिसका नाम है जिगलर नाटा उत्प्रेरक, यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ, ये है जिगलर नाटा उत्प्रेरक। ठीक है, क्या है ये, जिगलर नाटा उत्प्रेरक। ये जो जिगलर नाटा उत्प्रेरक है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा में कई बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है। अगर अभिक्रिया जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है तो इससे उच्च घनत्व पॉलीथीन का निर्माण होगा, और अभिक्रिया परोक्साइड उपस्थिति में हो रही है तो इससे क्या होगा, अल्प घनत्व पॉलीथीन का निर्माण होगा। अब देखते हैं अपन दोनों के उपयोग। ठीक है, पहले देखते हैं लोह घनत्व। इससे विद्युत रोधी तार, खिलौने, मुलायम पाइप व मुलायम बोतलें बनाई जाती है। ठीक है, और जो उच्च घनत्व पॉलीथीन है इससे क्या क्या निर्माण किया जाता है, देखो इससे बाल्टियाँ, बोतल, पाइप, डस्टबिन आदि बनाए जाते हैं। ठीक है, थोड़े कठोर चीज़ें बनाई जाती हैं इसलिए। अब देखो मैंने यहाँ एक बात बताई है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लगवाया है कि जिगलर नाटा उत्प्रेरक होता क्या है। पहली बात तो ये है कि जिगलर और नाटा ये दो वैज्ञानिकों के नाम है ना, इन दोनों अपने वैज्ञानिक अपने अपने नाम पर इसका नाम रखा है। होता क्या है, देखो ये टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एक तो ये, और एक ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, इन दोनों का मिश्रण होता है ये। ठीक है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राईथाइल एल्यूमिनियम के मिश्रण को कहते हैं जिगलर नाटा उत्प्रेरक। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कंपटीशन एग्जाम में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। इसके बाद में हम पढ़ते हैं पीवीसी, नाम सुना हुआ होगा आपने। पीवीसी में का नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, अब पॉली शब्द हटा दो इसका, तो इसकी एकल इकाई क्या बन जाएगी, इसकी एकल इकाई बन जाएगी विनाइल, वाइनिल क्लोराइड। इंग्लिश में विनाइल बोलते हैं, हिंदी में वाइनिल बोलते हैं, वाइनिल क्लोराइड। ठीक है, ये आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ऑर्गेनिक के, है ना। वाइनिल क्लोराइड किसे कहते हैं कि हेलोजन जिस कार्बन परमाणु पर लगा हुआ है, ये जो हेलोजन है ये जिस कार्बन परमाणु पर लगा हुआ है वही कार्बन द्विबंधित होता है, तो उसको बोलते हैं वाइनिल क्लोराइड। ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, और इसके जो एन अणु हैं ये यहाँ पे काम आते हैं, इसके एन अणुओं को यहाँ काम में लिया जाता है, और इस प्रकार से अभिक्रिया होकर यहाँ पे क्या बनता है, पीवीसी बनता है। ठीक है, हम चाहें तो यहाँ पर हम पीवीसी लिख सकते हैं, इसके नीचे पीवीसी बन रहा है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इससे खिलौने, विद्युत रोधी तार, फर्श, पाइप, हैंडबैग, बरसाती बनाए जाते हैं, बरसाती मतलब रेनकोट आदि बनाए जाते हैं इससे। ठीक है, इसके बाद जो महत्वपूर्ण यौगिक आ रहा है वो है आपके नाइलॉन 66। ये क्या होता है, देखो नाइलॉन 66 भी एक बहुत अच्छा बहुलक है। इसकी एकल इकाई क्या क्या है, हेक्सा में। अब हमारा जो नेक्स्ट बहुलक है वो है नाइलॉन 66। ठीक है, इसकी जो एकल इकाई हैं वो क्या क्या हैं, फर्स्ट जो इसकी एकल इकाई है उसको बोलते हैं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। ये इसके फर्स्ट एक हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, और दूसरी है एडिपिक अम्ल। ठीक है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन की देखो संरचना ये रही, और एडिपिक अम्ल की संरचना ये रही। क्या होता है देखो इसके अंदर, हेक्सामेथिलीन डाइमीन में हेक्सामेथिलीन मतलब कि 6 NH2 समूह आ रहे हैं, वो CH2 समूह आ रहे हैं, तो 6 CH2 समूह ये रहे, और डाइमीन में 2 NH2 ये रहे, एक NH2 ये रहा, एक NH2 ये रहा। ठीक है, ये तो हो गया हेक्सामेथिलीन डाइमीन। एडिपिक अम्ल में क्या होता है कि 2 COOH के बीच में 4 बार CH2 आते हैं, COOH के और लास्ट 2 COOH के बीच में 4 बार आ गए आपके CH2 समूह, इसको बोलते हैं एडिपिक अम्ल। ये दोनों समूह जब आपस में अभिक्रिया करते हैं संघनन बहुलक का निर्माण करते हैं। देखो एक जल कणु बाहर निकल रहा है, तो ये संघनन बहुलक का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, होता क्या है देखो इसके अंदर, यहाँ से NH से ये जो NH2 समूह, यहाँ से एक H और इधर से OH निकलता है। ठीक है, और इधर से एक H निकलता है, यहाँ से एक OH निकलता है, और इधर से एक H निकलता है। ठीक है, इस प्रकार से यह अभिक्रिया होती है, और N जल कणु उसमें से बाहर निकलते हैं, और क्या बनता है वो आप देखिए यहाँ पर, इसका नाम है नाइलॉन 66। एडिपिक अम्ल का निर्माण हो रहा है। ये समूह जो निकल गए उनके बाद में जो श्रृंखला जुड़ती है उससे बनता है आपके नाइलॉन 66। ठीक है, ये देखो यहाँ से आपके आ गया ये NH समूह, एक H निकल गया, यहाँ CH2 ऐसा का सही है, यहाँ से भी एक H निकल गया तो ये बच गया NH, यहाँ से OH निकल गया तो ये बच गया CO समूह, यहाँ से CH2 का होल 4 ऐसा का सही है, यहाँ से एक OH निकल गया तो ये बन गया CO समूह। ये समूह से बनती है नाइलॉन 6। अब आपके दिमाग में एक बात उठ रही होगी कि इसको 6 क्यों बोला, नाइलॉन 6 का क्या मतलब है।
नायलॉन तो समझ में आ गया, चलो नायलॉन नाम दे दिया, लेकिन यहाँ पे 6,6 का क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर जो NH आ रहा है ना, ये भाग, अगर हम इस NH को देखें तो इस NH के दोनों तरफ 6 कार्बन उपस्थित हैं। अगर हम NH के इस तरफ जाएँ तो भी 6 कार्बन है, अगर हम NH के इस तरफ जाएँ तो भी 6 कार्बन है। ये आप गिन के देख लीजिए, इसलिए इस यौगिक का नाम है नायलॉन 6,6। अब आता है इसके उपयोग। इसका उपयोग ब्रश के तार, जो हम ब्रश करते हैं वो वाले तार, ठीक है, कारपेट, कपड़ा उद्योग में रेशे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नायलॉन के रेशे बनते हैं, नायलॉन के कपड़े आते हैं। अब आता है नायलॉन 6, ठीक है, इसकी एकलग इकाई का नाम है कैप्रोलैक्टम, ठीक है, ये एकलग इकाई है इसकी कैप्रोलैक्टम। क्या है देखो इसका संरचना क्या है इसकी, इसके भी एन अणु हम भाग लेंगे यहाँ पे। ये कैप्रोलैक्टम की संरचना है, इसके अंदर C डबल एक चक्रीय संरचना है ये, इसमें एक C डबल O समूह और एक NH समूह होता है, और ये सारे एक चक्रीय संरचना है, CH2 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 CH2, 5 बार CH2 इसके अंदर लगे हुए हैं। बंद जो है ना वो कहाँ से टूटता है, देखो इसके अंदर ये वाला बंद यहाँ से टूटता है इसके अंदर, इस तरीके से, तो चेन खुल जाती है। जैसे जैसे ये चेन खुलेगी तो देखो आप समूह आपको चित्र दिख रहा है, CO समूह कहाँ है इसके अंदर, ये रहा, फिर 5 बार CH2 आ रहे हैं वो ये रहे, ठीक है, 5 बार CH2 आ रहे हैं वो ये रहे, और फिर लास्ट में NH आ रहा है समूह, वो ये रहा NH समूह, ठीक है। और ये n बार n समूह इसके जुड़ते हैं आपस में, तो ये हमने लास्ट में यहाँ पर क्या लगा दिया, n लगा दिया, इसका बना नायलॉन 6। इसको हमने नायलॉन 6 क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर जो NH समूह है इसके एक तरफ एक भी कार्बन नहीं है और एक तरफ 6 कार्बन है, आप गिन के देख लो, इसलिए इसका नाम क्या है, नायलॉन 6 है, ठीक है। इससे वाद्य यंत्रों के तार है ना, गिटार वगैरह के तार बनाए जाते हैं, इससे जाल बनाया जाता है, इससे मजबूत रस्सियाँ बनाई जाती हैं जो कि पहाड़ों पर चढ़ने में काम आती है, टूटती नहीं जल्दी से। इसका उपयोग है नायलॉन 6 का। अब आता है आपका नेक्स्ट जो है वो पॉलिस्टर। पॉलिस्टर के क्या क्या नाम है देखो आप, एक तो नाम है इसका पॉलिस्टर, ठीक है, इसका दूसरा नाम है टेरिलीन, एक और नाम है इसका डेक्रोन, ठीक है, और एक और नाम है इसका PET, पॉलीएथिलीन टरथेलेट, पॉलीएथिलीन टरथेलेट। टरथेलेट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो ये सारे नाम इसी के, परीक्षा में किसी भी नाम से क्वेश्चन बन सकता है, ये ध्यान रखना आप। अब देखो इसकी एकल इकाई क्या है, इसकी एकल इकाई क्या क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल, ये इसकी एकल इकाई है, मतलब कि CH2 में OH समूह लगे हुए हैं, ठीक है। और टरथैलिक अम्ल का मतलब क्या होता है, देखो ये है आपके थैलिक अम्ल, इसको बोलते हैं थैलिक अम्ल। यहाँ पे COOH समूह उपस्थित है और इधर भी COOH समूह उपस्थित है, ये होता है थैलिक अम्ल। अगर थैलिक अम्ल ऑर्थो समूह पे नहीं होकर और पैरा स्थिति पे लगे हुए हैं दोनों COOH समूह, तो उसको बोलते हैं टरथैलिक अम्ल, ठीक है। तो टरथैलिक अम्ल ये रहा, और ये हो गया आपके एथिलीन ग्लाइकोल। इन दोनों समूह के N अणु हम लेंगे, और N अणुओं के लेने के बाद में इसमें से जल का अणु निकलेगा, ये भी संघनन बहुलक है, एक एक जल का अणु निकलेगा, कई सारे जल के अणु निकलेंगे और एक डेक्रोन का निर्माण होगा, ठीक है। कैसे निकल रहे हैं इसमें जल के अणु, देखो यहाँ से निकल गया आपके ये एक जल का अणु, तो ये OH का केवल H O रह गया, CH2 ये रहा, CH2 ये रहा, यहाँ से एक O रह गया, इसमें से निकल गया OH समूह, तो ये O, ये बेंजीनिंग ऐसी कैसी है, यहाँ से OH निकल गया तो यहाँ से CO बच गया। इस प्रकार से इसमें डेक्रोन का निर्माण होता है, ठीक है। अब इसका उपयोग क्या है, वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, खाली इतना सा इसका उपयोग है। नेक्स्ट आता है आपके यौगिक बेकेलाइट, है ना। बेकेलाइट की जो एकल इकाई है ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, थोड़ा बड़ा भी है, ध्यान रखना। बेकेलाइट की 2 इकाइयाँ हैं, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। फिनॉल का सूत्र आप जानते हो, फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है, ठीक है। अब देखिए आप, दोनों इकाइयाँ अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति में क्रिया करके ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल बनाती है। ये नाम आप याद रखना क्योंकि आगे आएगा भी। ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल बनता है जो आगे नोवालेक बनाता है, जिसका संघनन अभिक्रिया द्वारा तृतीयक बंध जालक बेकेलाइट बहुलक बनता है। कैसे कैसे क्या क्या होता है वो आप देखो अब इसके अंदर। इसका उपयोग भी देख लेते हैं पहले, फिर इसकी संरचना देखेंगे कैसे बनता है। इसका उपयोग विद्युत स्विचों, फोनोग्राफिक रिकॉर्ड का मतलब CDO DVD, और विभिन्न बर्तनों के हैंडल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बेकेलाइट जो होता है एक तृतीयक बंध जालक है और बहुत मजबूत होता है। और ये किस प्रकार का बहुलक है, अगर हम बहुलकों के वर्गीकरण की बात करें तो ये ताप सुगठन बहुलक है, जिसको एक बार अगर इसको हमने संगठन दे दिया तो दोबारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, वो वाला बहुलक है, याद है आपको। अब देखिए इसकी संरचना कैसे होती है। हमारे पास में ये फिनॉल है, अच्छी तरह देखना तो ही समझ में आएगा आपको। ये हमारे पास में है फिनॉल, ठीक है। ये इसका मार्कर चल क्यों नहीं रहा भाई, एक बार फिर से चलाते हैं मार्कर को। ये है आपके पास में फिनॉल, मतलब इसका लगता है इंक ख़त्म हो गई इस मार्कर की। ये आपके पास में है फिनॉल और ये है फॉर्मेल्डिहाइड। देखो फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO, इसको ऐसे लिखा हुआ है CH2 और फिर O, ठीक है। इतना तो आप समझते हो, ट्वेल्थ क्लास में पढ़ रहे हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो, है ना। नहीं भी हो तो बन जाओगे, नहीं बनोगे क्या। तो ये आपके क्या बना, एक तो बन गया फिनॉल और एक हो गया CH2O, ठीक है।
H प्लस और OH अम्ल और क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो जो दो यौगिक प्राप्त होते हैं, एक ये वाला यौगिक, एक ये वाला यौगिक प्राप्त होता है इससे। ठीक है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल बन गए नहीं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी और बेंजील पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल। अब क्या होता है, ये जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी वाला बेंजील एल्कोहल है ना, इसके एन अणु भाग लेते हैं, इसके अंदर एन अणु भाग लेते हैं और आपस में जुड़ते हैं एक दूसरे से जल के अणुओं के निष्कासन द्वारा, तो इससे बनता है नोवा लेक। क्या बनता है, इससे नोवा लेक बनता है। ठीक है, जैसे ये अणु यहाँ उपस्थित है ना, ऐसे का अणु यहाँ भी उपस्थित होगा, तो उसमें क्या होगा, ये ऐसा लगा हुआ होगा CH2 और फिर यहाँ बेंजीन वाली होगी ये वाली, तो इसका तो OH और इसका H निकल जाएगा। ठीक है, तो दो CH2 के बीच में एक O आ जाए, निकलने के बाद में केवल एक CH2 बचेगा क्योंकि ऑक्सीजन भी इसमें से निकल रही है इसलिए। तो देखो यहाँ पर क्या बन गया, एक बन गया इसके अंदर नोवा लेक बन गया। अब ये नोवा लेक जो होता है ना, इसको गर्म करने पर ये तिरक बंद जालक बनाता है। इस तरीके से देखो आप, ये इस तरीके से तिरक बंद जालक का निर्माण करता है बेकेलाइट का निर्माण करने के लिए। ठीक है, तिरक बंद जालक मैंने आपको बताया था कैसे होते हैं, इस तरीके से इनकी संरचना होती है और आपस में जुड़े रहते हैं ये इस तरीके से, बताया था ना मैंने आपको, अगर आपको याद आ रहा हो तो। याद तो आपको आता ही नहीं, भूल जाते हो आप तो। अब आता है आपका नेक्स्ट यौगिक टेफ्लॉन। नेक्स्ट जो 8वां पॉलीमर है बहुलक है वो है आपके टेफ्लॉन। ठीक है, टेफ्लॉन में देखो क्या होता है इसका, टेफ्लॉन की जो एकलक इकाई है वो है टेट्राफ्लोरोइथीन, है ना, टेट्राफ्लोरोएथीन इसकी एकलक इकाई है। क्या होता है देखो, CH2 द्विबंध CH2 ये इथीन। ठीक है, इसमें से यहाँ से भी 2 हाइड्रोजन निकाल दो, यहाँ से भी 2 हाइड्रोजन निकाल दो, इधर जोड़ दो 2 F2 और इधर भी जोड़ दो 2 F2, तो इसकी बन जाएगी टेट्राफ्लोरो, 4 फ्लोरीन हो गए, टेट्राफ्लोरोएथीन ये बन जाएगी। ठीक है, और इससे बनता क्या है, इससे बनता है टेफ्लॉन का दूसरा नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। बस आपको एकलक इकाई के आगे पॉली लगाना है ना। क्या होता है देखो इसके अंदर, ये हमने लगाया तो इसमें द्विबंध टूटेगा तो एक इधर से बंद बनेगा, एक इधर से बंद बनेगा, इधर वाली इकाइयों जुड़ेंगे ये दोनों, तो CF2 फिर N आ जाएगा यहाँ पे। इसका उपयोग क्या है, ये टेफ्लॉन बन गया ये बस आपके, है ना। इसका उपयोग टेफ्लॉन परत के रूप में बर्तनों में होता है जिससे खाद्य पदार्थ चिपकता नहीं है। आपने नाम सुना होगा नॉन स्टिक कुकवेयर, जिसके ऊपर खाना चिपकता नहीं है, उसमें बर्तन के बीच में एक कढ़ाई के बीच में एक गोला लगा रहता है जो अलग दिखाई देता है, वो टेफ्लॉन की परत होती है जिस पे खाना नहीं चिपकता है। ठीक है, अब देखिए आगे टेफ्लॉन के बाद में अब आपके जो नेक्स्ट बहुलक है वो है जैव निम्नीकृत बहुलक। यानी कि अब तक हमने जो बहुलक पढ़े थे ना, इन सभी बहुलकों को हम वो नहीं कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अपघटित नहीं कर सकते हैं, है ना। अब जो हम बहुलक पढ़ रहे हैं ऐसे बहुलकों का निर्माण भी किया गया है जिनको अपघटित किया जा सकता है अब। ठीक है, वो प्लास्टिक, लेकिन वो एक साल 2 साल 3 साल 4 साल में मिट्टी में अगर डले रहें तो अपघटित हो जाते हैं, मिट्टी में घुल जाते हैं वो। ठीक है, पहला इसके अंदर बहुलक है PLA, जिसका नाम है पॉलीलैक्टिक अम्ल, है ना। PLA लैक्टिक अम्ल, इसकी एकल इकाई क्या होगी, लैक्टिक अम्ल होगी, इसकी एकल इकाई पॉली से बढ़ जाएगा। देखो ये इसका लैक्टिक अम्ल, इसकी एकल, ये है लैक्टिक अम्ल, है ना। लैक्टिक अम्ल का सूत्र ये होता है, लैक्टिक अम्ल ध्यान रखना, लैक्टिक अम्ल में किरल कार्बन उपस्थित है, मतलब कि ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, ये किरल कार्बन है। किरल कार्बन उसको कहते हैं जिसमें चारों समूह इसके अलग अलग हों, एक तरफ H है, एक तरफ OH है, एक तरफ CH3 और एक तरफ COOH है, इसको बोलते हैं किरल कार्बन। ठीक है, ये किरल कार्बन उपस्थित है, ये आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो इससे बनता है PLA पॉलीलैक्टिक अम्ल, है ना। पता लग गया होगा कैसे बन रहा है पॉलीलैक्टिक अम्ल, ये वाला, ये पूरा समूह इधर भी उपस्थित है, आगे भी है, इधर भी है, तो इसका तो OH निकलता है इधर से और इसका एक H निकलता है इधर से और जल का अणु बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये पॉलीलैक्टिक अम्ल बनता जाता है आगे से आगे, आगे से आगे, तो ये बनता है PLA। इसका उपयोग क्या, देखो इसे हॉस्पिटल में उपयोगी टाँके बनाए जाते हैं। उपयोगी टाँके मतलब जैसे आपके लग गई, गिर गई, ठीक है, तो हम जो टाँके लगाते हैं ना, वो इसका उपयोग किया जाता है टाँके लगाने में। तो क्या होता है, इससे टाँकों को फिर कटवाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप गल जाते हैं। फिर आता है PCL का मतलब पॉली कैप्ट्रालैक्टोन, ये इसका पूरा नाम है, पॉली कैप्रोलैक्टोन, कैप्रो है, पॉली कैप्रोलैक्टोन, ये इसका पूरा नाम पॉली कैप्रोलैक्टोन। इसकी एकल इकाई क्या है, इसकी एकल इकाई है 5 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक अम्ल, 5 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक अम्ल। देखो ये नाम कैसे पड़ा, इसका IUPAC नाम है इसका, ये है इसका सूत्र। ठीक है, तो पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां कार्बन ये रहा। ठीक है, 5वें कार्बन पर OH समूह लगा हुआ है जिसको हमने हाइड्रोक्सी नाम दिया है, 5 हाइड्रोक्सी और 5 कार्बन की चेन है और ओइक अम्ल के साथ है तो 5 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक अम्ल, हाँ सॉरी 6 कार्बन की चेन है तो 5 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक अम्ल का सूत्र हो गया ये वाला। अब होगा क्या इसके अंदर, ये वाली चेन इधर भी है, इसके आगे भी है, उसके इधर भी है, इधर भी है, सब तरफ ये चेन है, तो इसका तो OH समूह निकलेगा और इस OH का H समूह निकल जाएगा और जल कणु बाहर निकलेगा तो ये वाला समूह बन जाएगा PCL,
क्या उपयोग है देखो इससे, इससे दवाइयों के कैप्सूल बनाए जाते हैं। ठीक है, दवाइयों का जो कैप्सूल होते हैं, एक तो सिंपल मेडिसिन होती है मतलब कि टैबलेट, और एक होता है कैप्सूल, देखा हुआ है हम सब ने। वो जो कैप्सूल होता है ना, वो क्या है, वो पहले तो चावल का बनता था और अब जो बनाते हैं वो पीसीएल का बनाते हैं वो। तो पीसीएल जो होता है अंदर जाके वो अपघटित हो जाता है। ठीक है, और अपघटित होने के बाद हमें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता है वो। ठीक है, तीसरा जो जैव निम्नलिखित बहुलक है वो कौन सा आपके पीजीए। ठीक है, पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल, इसकी एकले का ही पॉली शब्द हटा दो, ग्लाइकोलिक अम्ल बन जाएगा। ये है ग्लाइकोलिक अम्ल। जब किसी एक ही CH2 कार्बन पर, एक ही CH2 पर एक तरफ OH हो और एक तरफ COOH हो तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिक अम्ल। ठीक है, इसकी एन हमने ले ली है। अब होगा क्या इसके अंदर, बहुत सिंपल है, इधर से OH निकल जाएगा, इधर से H निकल जाएगा, और इधर वाले समूह से जुड़ता चला जाएगा वो, तो इससे बन जाएगा पीजी, पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल। इसका भी देखो सूत्र लगभग इनके से जैसा ही है। इससे घावों पर लगाने के वाले टाँके बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके हैं नाइलॉन 26, है ना। पहला हमने पढ़ा था नाइलॉन 66, फिर पढ़ा नाइलॉन 6। वो तो है क्या है, अपघटित होने वाले नहीं है, ये अपघटित हो जाता है नाइलॉन 26। इसके एकले का क्या है, ग्लाइसिन। ठीक है, एक तो है ग्लाइसिन और एक है एमिनो कैप्रोइक अम्ल। ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक अम्ल ये इसकी एकल इकाइयाँ हैं। देखो ग्लाइसिन का सूत्र क्या होता है, ये वाला, CH2 की एक तरफ तो है NH2 समूह। ठीक है, CH2 की एक तरफ क्या है, NH2 समूह, और एक तरफ है COOH समूह, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। ये एक एमिनो अम्ल है जो हम कौन सा चैप्टर है ना आपके, वो जैव अणु वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसको हम। और एक है एमिनो कैप्रोइक अम्ल, है ना, NH2 और C। देखो ऊपर आया था आपके एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल में और इसमें क्या अंतर है, एडीपी अम्ल में दो CH2 समूह के बीच में 4 बार वापस बोलता हूँ मैं, दो COOH समूह के बीच में 4 बार CH2 आता है तो उसको बोलते हैं एडीपी अम्ल। और एमिनो कैप्रोइक अम्ल में क्या होता है कि एक तरफ तो एमिनो समूह है, एक तरफ ओइक अम्ल है, COOH समूह है, और बीच में 5 बार CH2 आता है तो उसको बोलते हैं एमिनो कैप्रोइक अम्ल। इनके आपस में जुड़ने पर NH2O के अणु बाहर निकलते हैं, NH2O के अणु बाहर निकलते हैं। कैसे निकलेंगे, यहाँ से एक H, यहाँ से भी, यहाँ से OH, यहाँ से एक H, यहाँ से OH। ठीक है, तो आप देखो इसमें क्या हो रहा है, ये NH हो गया, ये CH2, यहाँ से OH निकला, ये CO बन गया, यहाँ से NH2 से एक H निकला, ये NH बन गया, ये CH2 वैसे का वैसा ही है, यहाँ से OH निकला तो ये CO बन गया। तो इसमें आप देख सकते हो आराम से, इसको नाम नाइलॉन 26 क्यों है। ठीक है, अब कौन बताएगा मेरे को नाइलॉन 26 क्यों है, बताओ कौन बताएगा, मेरे को तो पता ही नहीं कौन बता रहा है। ठीक है, तो आप देखो इसका नाम नाइलॉन 26 क्यों है, क्योंकि NH के, ये जो NH है इसके एक तरफ तो 2 कार्बन है और एक तरफ 6 कार्बन है। अब आप गिन लो इसको। ठीक है, खाद्य पदार्थों के पैकिंग में इसको काम में लिया जाता है। खाद्य पदार्थों के पैकिंग में बहुत सारे प्लास्टिक काम लेते हैं ना, उसमें इसको काम में लिया जाता है। अब आपके नेक्स्ट जो यौगिक है वो आता है PHBV। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा रखा है, देखो मैंने PHBV मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा रखा है, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। ये भी जैव निम्नीकृत बहुलक है, PHBV। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो आप, इसकी दो एकल इकाइयाँ कौन कौन सी है, एक तो है इस पहले सबसे पहली बात तो है ना, कई बार तो परीक्षा में यही क्वेश्चन आएंगे कि इसका पूरा नाम लिखो। बताओ, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि PHBV का पूरा नाम लिखो, तो पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, ये इसका पूरा नाम है। हो सकता है आपको थोड़ी बहुत हंसी आवे ये नाम सुन के, लेकिन हंसी मत आप। क्या नाम है इसका, देखो हट जाए यार, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, अब इसकी देखते हैं अपन एकल इकाई कौन कौन सी। इसकी दो एकल इकाइयाँ हैं, एक तो आ रही है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल और एक आ रही है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। कितना ही चाहिए, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। अब हम इनकी संरचना देखते हैं क्या क्या है। देखो आप, ये मैंने बनाया आपके सामने 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल। देखो इसमें इसका नाम 3 हाइड्रोक्सी क्यों है ना, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरे कार्बन पर OH समूह लगा हुआ है, और ये 4 कार्बन की श्रृंखला, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल बन गया। इसमें पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरे कार्बन पर OH है तो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल, 5 कार्बन की चेन है इसलिए, तो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। अब आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे, हो सकता है आप नहीं भी सोच रहे हो, लेकिन मैं बता देता हूँ कि मैंने संरचना ये ऐसी क्यों बनाई है। ऐसे ही मैंने सिंपल कार्बन की चेन बना के क्यों नहीं बनाई, ऐसे टेढ़ा करके क्यों बनाया इनको। तो उसको टेढ़ा करके बनाने का कारण क्या है कि हम ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से इसमें H और OH से जलकण निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, और इसका एक H निकलेगा, जलकण ये निकल गया, यहाँ से भी OH निकलेगा, और उधर वाले समूह से जो होगा वो H निकलेगा। ठीक है, तो N जलकणु निकलते हैं तो PHBV का निर्माण होता है। अब देखते हैं अपन कैसे निकल रहे हैं।
यहाँ से OH से H निकला तो ये O बच गया, ये कार्बन की चेन वैसी की वैसी है, ये भी वैसी की वैसी ही है। COOH से OH निकला तो केवल CO बच गया, एक O इसका ये रहा, ये वाली चेन वैसी की वैसी है, ये भी वैसे का वैसा ही है, ये OH निकल गया, CO बच गया। तो हमारे सामने क्या बन गया, PHBV बन गया। खाद्य पदार्थों के पैकेजिंग में काम आता है ये भी, PHBV भी। ठीक है, अब देखो, अब मैंने ये पूरा चैप्टर आपके हो गया है बहुलकों का, है ना। मैंने पूरे लास्ट में ये टेबल भी बनवा रखी है। इस टेबल में दे रखा से हमने पढ़े और उनकी एकल इकाइयाँ क्या क्या है, जिससे आपको अच्छी तरह ये चीज़ याद हो जाए। ठीक है, तो इस चैप्टर का बहुत अच्छी तरह पढ़ना। चैप्टर इजी है, लेकिन 2-3 बार पढ़ने पे भी याद हो जाएगा आपको। ठीक है, ओके।